कहा जाता है कि माँ और बेटे का रिश्ता और बेटी और पिता का रिश्ता, ये कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि एक दूसरे के बेहद ही क्लोज होते हैं। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो शायद आपके ख्यालों पर थोड़ा सा दबाव डाल सकता है, आपके ख्यालों को थोड़ा सा बदलने पर मजबूर आपको ज़रूर कर सकता है, क्योंकि आज एक ऐसी कहानी है आपके लिए जो आपको अंदर से झकझोर सकती है। आज तक मानव इतिहास में ऐसी इंसिडेंट कहीं भी नहीं हुई, इस तरीके का क्राइम कहीं भी नहीं हुआ। एक बाप जिसने अपनी बेटी के साथ कुछ इस तरीके का अपराध को अंजाम दिया जिसे देखने के बाद पूरे देश के लोग सन रह गए थे। कहानी है ऑस्ट्रिया की एक ऐसे बाप की कहानी जिसने अपनी ही बेटी के साथ तकरीबन 7 बच्चे पैदा किए और किस तरीके से लगातार 24 साल तक उसने अपनी बेटी का रेप किया। क्या है पूरी कहानी, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Hi, I'm Elizabeth Fritz. A father today confessed to a series of appalling crimes against his own daughter. बात है साल 1984 की। 1984 ऑस्ट्रिया का शहर एम्स्टर्डम में फ्रिजल परिवार रहता था। फ्रिजल परिवार जिसके अंदर जोसेफ फ्रिजल थे और उनकी वाइफ रोज मैरी थी। दोनों पति पत्नी काफी सुखी तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जोसेफ फ्रिजल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, काफी अच्छा पैसा कमाते थे और साथ ही वो रियल एस्टेट डेवलपर भी थे, तो वहां से भी उनकी ठीक ठाक अर्निंग हो जाती थी। उनके टोटल कुल मिलाकर के 7 बच्चे थे, जिसमें लड़के भी थे और लड़कियां भी थी। लेकिन एक चीज जो कि काफी खराब थी जोसेफ के बारे में वो ये कि वो काफी ज्यादा गुस्सा करते थे अपनी पत्नी के ऊपर भी, अपने बच्चों के ऊपर भी। इसको लेकर के भी अगर हम बात करें तो बचपन जो है ना काफी ज्यादा खराब तरीके से गुजरा था जोसेफ फ्रिजल का। काफी गरीबी में गुजरा था। उनकी माता उनको काफी ज्यादा मारती पीटती थी, जिसकी वजह से उनका मानसिक संतुलन कह सकते हैं थोड़ा अग्रेसिव टाइप का हो गया था, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपने परिवार में भी इसी तरीके का रवैया अख्तियार करके रखते थे। उनके परिवार में कोई भी उनके खिलाफ नहीं जाता था। अक्सर उनकी बड़ी बेटी एलिजाबेथ जरूर उनको मुंहफट तरीके से जवाब दे दिया करती थी कभी कभी, जिससे कि उनके पिता एलिजाबेथ के यानी कि जोसेफ फ्रिजल इस चीज से काफी ज्यादा नाखुश रहते थे और वो ये नहीं चाहते थे कि उनको कोई भी पलट करके उनके घर में जवाब दे। ये वो समय था जब ऑस्ट्रिया और आसपास के देशों में कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ था और कोल्ड वॉर चल रहा था। अब इन सबको लेकर के जितने भी लोग थे वहां पे, परिवार थे, वो कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने घरों के अंदर बंकर बना रहे थे और ऐसा ही जोसेफ फ्रिजल भी कर रहे थे। उन्होंने भी अपने घर के भीतर बेसमेंट के अंदर ही एक काफी अच्छा, काफी सेफ कह सकते हैं बेसमेंट बनाने की उन्होंने सोची, एक बंकर बनाने की सोची, जिसमें कि अगर वॉर छिड़ता भी है तो वो अपनी फैमिली के साथ जाकर कहीं ना कहीं सेफ रह सके। वो अपने परिवार को ये बताते थे कि वो अपने इलेक्ट्रिकल, क्योंकि वो इंजीनियर थे तो उसी से रिलेटेड काम के लिए वो नीचे बेसमेंट में जा रहे हैं, लेकिन वहां जाकर के वो बंकर बनाने का एक काम करते थे। तकरीबन पिछले 6 सालों से वो बंकर बना रहे थे। 1984 में एक दिन वो अपनी बड़ी बेटी एलिजाबेथ को लेकर के उसी बंकर में जाते हैं, उसी जगह जाते हैं और वहां पे अपनी बेटी को यह कहकर ले जाते हैं कि चलो मैं तुमको एक जगह दिखाता हूं जो कि मैंने बनाई है पिछले कई सालों की मेहनत को जोड़ करके। बेटी अपने पिता के साथ वहां पर जाती है और वो जो बंकर था बेहद आलीशान बंकर था और बहुत सेफ बंकर था। तकरीबन 4 से 5 लेयर्स की सिक्योरिटी थी। पहले एक मेन गेट था, उसके बाद एक सेकेंड गेट था, उसके बाद थर्ड गेट। आपको अगर जाते कमरे में एंटर होते तो आपको थर्ड गेट वहां पे दिखता नहीं, क्योंकि वहां पे एक अलमारी था। जब आप अलमारी को सरकाते उसके बाद आपको वहां से आगे की एंट्री की जगह मिलती। जब आप वहां पे एंट्री करते आपको वहां पे एक लॉक देखने को मिलता है, जिसके अंदर जब तक आप पासवर्ड नहीं डालते, वो एनक्रिप्टेड था, जब आप पासवर्ड डालेंगे तभी वो खुलेगा। और उसके बाद अंदर एक बहुत ही छोटा सा कोठरी, बहुत ही छोटा सा आप कह सकते हैं जेल तरह का जगह वहां पे बनाया गया था। जैसे ही बेटी अंदर दाखिल होती है तो उसके पिता उसको उसी के अंदर बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी बेटी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है उसके साथ, नहीं चल रहा है उसके साथ, और शायद आपको भी चीज़ें अभी तक समझ नहीं आ रही होंगी। लेकिन यहाँ से इस कहानी में आने वाला है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट और ये कहानी पूरी की पूरी तरीके से घूमने वाली है 360 डिग्री। अब उसके पिता उसको इसी बंकर के अंदर बंद कर देते हैं और वापस वहाँ से बाहर निकल कर आ जाते हैं। अब चूंकि गायब थी एलिजाबेथ, पुलिस को तरजीह दी जाती है, पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस तक परिवार पहुंचता है। अब जांच शुरू होती है कि आखिर एलिजाबेथ कहाँ गई। एलिजाबेथ घर की सबसे बड़ी बेटी और कहीं ना कहीं इन सब को लेकर के पूरा परिवार चिंतित था, खासकर माँ बहुत ज़्यादा चिंतित थी और भाइयों बहनों में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंता का विषय था।
लेकिन पिता के चेहरे पर अभी तक कोई भी शिकन नहीं देखने को मिल रहा था। पुलिस को इत्तला की जाती है, पुलिस अपनी जांच को शुरू करती है। पुलिस अपनी जांच को कर ही रही थी कि तभी उनके गेट के बाहर एक चिट्ठी लिखा हुआ मिलता है। उस चिट्ठी के अंदर एलिजाबेथ ने ये लिखा हुआ था कि मैं किसी धार्मिक कार्यों से वियना चली गई हूँ और मैं अब वहीं पे रहूंगी और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अगर मुझे ढूंढने की कोशिश की जाती है, मुझ तक पहुंचने की कोशिश की जाती है तो मैं ये देश छोड़कर भी चली जाऊंगी और ज्यादा कुछ किया तो मैं आत्महत्या भी कर लूंगी। अभी तक परिवार को ये चीज समझ आ गया था कि चलो ठीक है, लड़की हमारी सुरक्षित है, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। अब परिवार वाले पुलिस वालों के पास जाते हैं, वो लेटर लेकर जाते हैं। अब पुलिस वालों के सामने यहाँ पे दो चीजें थी, क्योंकि आज से 2 साल पहले भी एक बार एलिजाबेथ अपना घर छोड़कर भाग चुकी थी। क्यों? क्योंकि उसके अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, बातचीत अच्छे से नहीं होती थी, लड़ाई झगड़े लगातार होते रहते थे। इसी वजह से तो एक बार पहले भी 2 साल पहले परिवार छोड़कर जा चुकी थी, घर छोड़कर जा चुकी थी। तो पुलिस को लगा था कि भाई जैसे वो 2 साल पहले गई थी, कुछ दिन बाद लौट आई थी, इस बार भी वो वापस लौट आएगी। लेकिन इस बार चीजें थोड़ी सी उलट हुई। चिट्ठी आई, एलिजाबेथ की हैंडराइटिंग में आई और एलिजाबेथ के उसके ऊपर सिग्नेचर भी थे। लेकिन उसके इस चिट्ठी भेजने के बाद कई महीनों तक एलिजाबेथ के घर आने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके पिता ने जानबूझकर उससे चिट्ठी लिखवाई थी और उसको अपने घर के ही नीचे, जिस घर में वो रहते थे एम्स्टर्डम में, उसी घर के नीचे उसके पिता ने उसको रखा हुआ था। और इस चीज का अंदेशा किसी को भी नहीं था, पूरे परिवार में किसी को भी ये चीज नहीं पता थी कि जो भाई अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं वो उन्हीं के घर में है, जो माँ अपनी बेटी को ढूंढ रही है वो उसी घर के अंदर मौजूद है, एक बंकर में। अब उसके पिता क्या करते, रोज जब उनको फ्री टाइम मिलता वो उस बंकर में जाते, उसको मारते पीटते, उसके ऊपर अपना पूरा गुस्सा निकालते, जो कुछ उसने पिछले कुछ सालों से बेइज्जती की थी अपने पिताजी की उनके मुंह के ऊपर, उसका वो पूरा गुस्सा निकालता और उसके साथ वहां पे संबंध बनाने की कोशिश करता फिजिकली। और ये चीज क्या आप सोच सकते हैं उन्होंने कितने समय किया होगा? ये सब शुरू हुआ था साल 1984 में और अब 5 साल यानी कि 1988 आ चुका था और अब पहली बार एलिजाबेथ अपने पिता के बच्चे की मां बनने वाली थी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक एट द सेम टाइम जो जोसेफ फ्रेज़ेल है, वो पिता भी बनने वाला है और वो एक दादा भी बनने वाला है। इस तरीके की चीजें वहां पे चलने वाली थी। जब उन्होंने ये चीज अपने पिता को बताई तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं वो दया में आकर के उनको वहां से रिहा कर देगा, उनको वहां से जाने देगा। लेकिन चीजें अब बद से और बदतर होती जा रही थी। वो रोज एक दिन आता, दिन में उनको खाना दे देता, उनको जरूरत के सामान दे देता, मेडिसिन दे देता। जब बच्चे के डिलीवरी का समय आया तब आप सोच सकते हैं क्या किया होगा वहां पे। यहाँ आता है एक और ट्विस्ट। वहां पे जोसेफ फ्रेज़ेल एक सीजर लेके आता है और वो सीजर उसको दे देता है और कहता है कि इस बच्चे को तुम ही पैदा करोगी, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वहां पे एलिजाबेथ खुद से उस बच्चे को जन्म देती है और जो नाल होता है उसको वो उसी सीजर से खुद ब खुद काटती है। अब 1988 गुजर चुका था, एक बच्चे को वो जन्म दे चुकी थी। इसी तरीके से एक कर करके तकरीबन 7 बार उसको प्रेग्नेंट किया जाता है। 7 बार वो अपने पिता के बच्चे की मां बनती है। एक बार तो ऐसा होता है कि बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है और उसके बाद जब एलिजाबेथ अपने पिता को ये चीज़ कहती है कि इसको डॉक्टर को दिखा दीजिए वरना इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, लेकिन जब बार बार वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करता है तो एंड में जाकर के बच्चे की डेथ हो जाती है। तकरीबन 7 में से 1 बच्चे की मौत हो चुकी थी। और जब ये सब चीज़ें पता चलती है फ्रेज़ेल को, जोसेफ को, तो वो उस बच्चे को लेता है और स्टोव में, चलते स्टोव में उसको फेंक देता है, उसको डाल देता है और वो बच्चा भुन जाता है। कितनी कह सकते हैं दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हुई होगी। 6 बच्चे हो चुके थे तो उसको वहां पे अब अंदेशा होने लगा था कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें मेरे ही अगेंस्ट ना चली जाएं। और वो डिसाइड करता है कि इनमें से कुछ बच्चों को कुछ भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। वो एक और चिट्ठी लिखवाता है एलिजाबेथ से और अपने घर के बाहर ही छोड़ देता है। रोजमेरी जो कि जोसेफ फ्रेज़ेल की वाइफ थी, वो उस चिट्ठी को उठाती है और पढ़ती है और उसमें लिखा गया था कि मैं आपके घर के बाहर अपने 3 बच्चों को छोड़कर जा रही हूँ, आप इनका ध्यान रखना क्योंकि मैं इस समय किसी काम में व्यस्त हूं, मैं इन बच्चों का ख्याल नहीं रख पाऊंगी और मैं कहाँ हूं इस बारे में जानने की कोई भी कोशिश मत करना। अब उसकी माँ चूंकि ये सब चीजें देखती हैं, ये सब चीजें पढ़ती हैं और उसके पिताजी का दबाव भी होता है तो वो चुपचाप उन बच्चों को अडॉप्ट कर लेती है और उन बच्चों को पालना पोसना शुरू कर देती है। अब अभी भी
बेसमेंट में एलिजाबेथ और साथ में 3 बच्चे मौजूद थे, जिनके जीवन कह सकते हैं एक टाइप से जहन्नुम से भी ज़्यादा ख़राब उन दोनों गुजर रहे थे, क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा कमरा, उसी के अंदर बहुत ही छोटा सा वॉशरूम। मतलब आपने पिछले कई सालों से 5, 6, 7 सालों से आपने धूप की कोई रोशनी नहीं देखी, और ये सब चीज़ें कितने दिनों तक चली? तकरीबन 24 साल तक। 24 साल तक उस बाप ने अपनी बेटी को उसी काल कोठरी में बंद करके रखा। अब 24 साल के बाद एक दिन कर्स्टन, जो कि बेटी थी एलिजाबेथ की एक और, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। एलिजाबेथ हाथ पैर जोड़ करके जैसे तैसे जोसेफ को मना लेती है कि आप इसको प्लीज़ डॉक्टर के पास लेकर के जाइए। अब जब जोसेफ उसको डॉक्टर के पास लेकर के जाता है तो डॉक्टर उसका इलाज करने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पहले वो कहता है कि आप कौन हैं, पहले मुझे ये बताइए, और दूसरी चीज़ इनके पेरेंट्स कहाँ हैं ये बताइए। अब जोसेफ कहता है कि मैं इसका दादा हूँ। तो जब उससे ये चीज़ पूछी जाती है कि इसके पेरेंट्स कहाँ हैं, तो इसका वो कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि बहुत ही एंग्री फेस उसने डॉक्टर के सामने बना लिया था, जिसके कारण डॉक्टर उससे ज़्यादा सवाल जवाब कर भी नहीं रहे थे, और जो कर भी रहे थे तो उसका वो जवाब सीधे सीधे दे नहीं रहा था। तो उन्होंने सीधा कह दिया था कि भाई साहब, या तो आप इनकी मम्मी को बुला करके लाइए, इनके पापा को बुला करके लाइए, अदरवाइज हम इनका इलाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके साथ बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम है, बहुत ही एक सीरियस कंसर्न है, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ उसके मम्मी को ही बता सकते हैं। अब जब ये सब चीज़ें हुई तो उसने थोड़ा सोचा और वो वहाँ से चला गया। अब अगले दिन वो एलिजाबेथ को लेकर के आता है। तकरीबन 24 साल के बाद एलिजाबेथ सूरज की कोई किरण देख रही थी। इतने दिनों से उसने कोई भी चीज़ नहीं देखी हुई थी। अब जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी, वो चल नहीं पा रही थी, उसके कंधे झुके हुए थे, उसके हड्डी एक एक हड्डी झलक आ रही थी। तो जब डॉक्टर ने देखा तो माता यानी एलिजाबेथ और बेटी कर्स्टन एकदम एक जैसी लुक अलाइक लग रही थी। अब जब डॉक्टर्स ने उससे चीज़ें डिस्कस की तो पता चला कि कहीं ना कहीं जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से कर्स्टन की हालत हुई है। कर्स्टन को विटामिन डी की कमी थी, यानी कि उसको सूरज की रोशनी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें होनी थी, जो डेवलपमेंट होने थे, वो नहीं हो पाए थे। और सेम चीज़ इससे पहले एलिजाबेथ के साथ हुआ था। अब डॉक्टर्स को चीज़ें ठीक नहीं लग रही थी। वो पहले अपने कैबिन में बात कर रहे थे। अब उन्होंने जब उनको थोड़ी देर के लिए हॉल में भेजा तो हॉल में पुलिस इंतजार कर रही थी जोसेफ का और एलिजाबेथ का। वहाँ पे दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन दोनों को लेकर जाया जाता है थाने। थाना में दोनों को यानी कि जोसेफ फ्रेजल को और साथ ही एलिजाबेथ को अलग अलग पूछताछ के लिए लेकर जाया जाता है। शुरू में कोई भी चीज़ कहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर समझाया जाता है, बुझाया जाता है, और तब जाकर के एलिजाबेथ एक एक चीज़ को उगलना शुरू करती है। लेकिन शुरू में जो उसकी पहली स्टेटमेंट थी, जो उसकी पहली बात थी, वो ये कि मुझे आज के बाद अपने बाप का शक्ल नहीं देखना। उसने सीधे सीधे पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया था कि मैं आपको एक ही शर्त पे चीज़ें बता सकती हूँ कि आज के बाद मुझे मेरे पिताजी से कोई भी संपर्क नहीं रखना, मुझे उनका शक्ल तक नहीं देखना। पुलिस कहती है ठीक है, तुम हमें चीज़ें बताओ, हम तुम्हारे पिताजी से कोई भी संपर्क नहीं रखने देंगे, तुम्हें उनकी शक्ल तक नहीं दिखाएंगे। अब एलिजाबेथ एक एक करके सारे के सारे चीज़ों को एक्सपोज करना शुरू करती है, सबका पोल खोलना शुरू करती है। और ये मैं बात आपको बता रहा हूँ साल 2008 की, जो घटना साल 1984 में शुरू हुई थी, जो टॉर्चर साल 1984 में शुरू हुआ था, अब साल 2008 में आकर के वो फाइनली कहीं ना कहीं खत्म होने के लिए जा रहा था। एक एक करके एलिजाबेथ ने सब चीज़ पुलिस के सामने उगलनी शुरू कर दी। वहाँ पे तकरीबन 5 घंटे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस एक नतीजे तक पहुंची। सेम चीज़ दूसरे कैबिन के अंदर, कह सकते हैं दूसरी जगह, यही चीज़ फ्रेजल से भी पूछे जा रहे थे, जैसे फ्रेजल से भी पूछे जा रहे थे, और उसने भी इन सब चीज़ों का इस बार सही सही जवाब देना शुरू कर दिया। उसने बताया कि मैं अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और यही गुस्सा कहीं ना कहीं मेरे को उस तक लेकर गया जो मैंने किया उसके साथ। उसने कहा कि मैं इतना ही नहीं, मैं अगर चाहता तो इसको और ज़्यादा दिनों तक उसके अंदर रखता, तब तक रखता जब तक वो मर नहीं जाती। इस तरीके से उसने अपनी बेटी के साथ टॉर्चर किया। जब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सब चीज़ों को बताया तो ऑस्ट्रिया के अंदर एक बहुत ही अजीब सा माहौल बन गया था, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इन सब चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करना है तो आखिर करना कैसे है। उस समय
जितने भी वहाँ पे पॉलिटिशियंस थे, जितने भी वहाँ पे जर्नलिस्ट थे, जितने भी वहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन थे, जितने भी लोग थे, हर कोई सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे के ऊपर बात कर रहा था। सबकी एक ही डिमांड थी कि इसको फांसी से कम कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, जोसेफ फ्रेजल को फांसी से कम कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, जिसने बाप और बेटी के बीच के रिश्ते को पूरी तरीके से खराब करने का काम किया, पूरी तरीके से बदनाम करने का काम किया। इस तरीके का इंसिडेंट उससे पहले कभी भी पूरे पृथ्वी के ऊपर कहीं भी ऐसा इंसिडेंट सामने नहीं आया था। अब जब चीजें कोर्ट में गई, एविडेंसेस को कोर्ट में पेश किया गया, तो उसके बाद ये चीज सामने आई कि उसको कहीं ना कहीं लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जाए। लेकिन अभी मैं आपको कुछ दिन पहले की घटना बता देता हूँ। जोसेफ फ्रेजल ने कोर्ट के अंदर ये चीज प्ली डाली थी, याचिका डाली थी कि उसे कहीं ना कहीं जेल से बाहर आने दिया जाए, और साथ ही उसने ये चीज भी कही थी कि अगर मुझे कोर्ट जेल से बाहर आने देता है तो मुझे एक काल कोठरी बना करके दे, मुझे एक बेसमेंट बना करके दे जहां पे मैं रह सकूं। मतलब इस तरीके की वियर्ड सी डिमांड की गई थी जोसेफ फ्रेजल के द्वारा, और यही वो पूरी कहानी है जो कि कहीं ना कहीं पूरे ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे डार्केस्ट स्टोरी, सबसे हॉरिफाइंग स्टोरी और सबसे डरावनी स्टोरी में से एक थे, और जिसको कहीं ना कहीं सुनाते हुए भी एक पल को मुझे सोचना पड़ा कि हाँ, इसको आपको किस तरीके से नरेट करूं, क्योंकि इतना ज़्यादा ये पूरा का पूरा खौफनाक वाक़या था। तो आज के लिए ये कहानी यहीं तक, कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस पूरी के पूरे इंस्टेंस को लेकर के, पूरे इंसिडेंट को लेकर के आपकी क्या व्यूज़ है, क्या ओपिनियन है, ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं।